दोस्तों आपका बहुत अभिवादन है पन्ना कंपटीशन क्लास में। मैं राजेश अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज लेक्चर नंबर 3 पे बात करना है हमको। और लेक्चर नंबर 3 पे हम बात करेंगे भारत पर पहला अरब आक्रमण, जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दोस्तों। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस तरीके से उनकी शिक्षाएं प्रसारित करी थी, ये सारी चीजें देखी थी, सुन्नी और शिया वर्ग देखे थे। अब भारत में अरबों को ऐसा क्या दिखा कि उन्हें भारत में रुचि हुई और भारत पर वो आक्रमण करने के लिए आतुर हुए। तो अरब और भारत का संबंध बहुत पुराना है, हजारों साल पहले से व्यापार होता रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो है अरब भारत में जो आने वाले सबसे पहले मुस्लिम, अगर बोलें तो भारत की तरफ आने वाले सबसे पहले मुस्लिम अरब ही थे। अरब ही भारत में आने वाले सबसे पहले मुस्लिम थे। ठीक है, अब अरब का एरिया दोस्तों क्या है? अरब का एरिया है बिल्कुल ये जो अरब प्रायद्वीप है दोस्तों, ये अरब प्रायद्वीप बिल्कुल सूखा है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो यहां व्यवसाय के नाम पे क्या रहेगा? व्यवसाय के नाम पे जो सूखा है, यहां पे मरुस्थल है, रेत ही रेत है, तो यहां व्यवसाय के नाम पे या तो व्यापार होगा या फिर पशुपालन। खेती बिल्कुल नहीं थी, खेती योग्य भूमि है ही नहीं, पानी है ही नहीं, चारों ओर समुद्र लगा है, खारा पानी है, सिंचाई कहां से होगी? तो खेती नहीं होती थी, या तो व्यवसाय के नाम पे व्यापार होता था या पशुपालन होता था। ठीक है, अब जो अरब शब्द है, अरब शब्द का मतलब होता है शांत या मृदुल या सॉफ्ट या विनम्र, या इसी को बोलते हैं अरब को, अगर और अच्छे रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूं मैं तो ललित कथन। आइए तशरीफ लाइए, आइए बैठिए जनाब, है ना? तो कितना सॉफ्टली बोलते हैं, ललित कथन, शांत, मृदुल, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन है एकदम। तो अरब का मतलब क्या होता है? ललित कथन या शांत। ठीक है दोस्तों, अब हजारों वर्षों से अरब के जो व्यापारी थे वो भारत की तरफ आते थे और भारत की तरफ से आके यहां पे उत्पादित वस्तुएं और व्यापारिक वस्तुएं जो हैं यहां से लेके जाते थे और कहां पे बेचते थे? अपने अरब में बेचते थे, अफ्रीका में बेचते थे और यूरोप में बेचते थे। और इस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी दोस्तों। ठीक है, खेतीबाड़ी तो थी ही नहीं। अब भारत की तरफ अरब से जैसे कोई आ रहा है तो अरब से आने वाले यात्रियों, व्यापारियों के लिए भारत की तरफ जो पश्चिमी भारत वाला जो एरिया है, भारत और पाकिस्तान दोनों लगे हुए हैं, तो पश्चिमी भारत वाला जो एरिया है यह व्यापारिक केंद्र थे भारत के। खास तौर पे देवल बंदरगाह जो है, देवल बंदरगाह, वो बहुत फेमस था। पाकिस्तान में स्थित है देवल बंदरगाह, तो देवल बंदरगाह बहुत उस समय भारत का ही हिस्सा था, वो बहुत प्रसिद्ध था। तो यहां के व्यापारी भारत की तरफ आते थे और अपने साथ आते समय जहाज खाली नहीं लाएंगे। एक अच्छा व्यापारी जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बराबर कर लेता है। तो यहां से आने वाले व्यापारी अपने साथ शराब लाते थे, तलवार, अंजीर, घोड़े, है ना, इस तरीके से ये अपने साथ चीजें, रेशमी कपड़ा, ये सारी चीजें लाते थे। अब और यहां से अपने जहाजों में, भारत से अपने जहाजों में भरकर क्या ले जाते थे? तो सुगंधित मसाले, है ना, चंदन, सुगंधित लकड़ी, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, कपड़े हो गया, हाथी दांत हो गया, बांस हो गया, सीसा हो गया, ये सारी चीजें भारत से भर के अपने यहां बेचने के लिए ले जाते थे। और मिस्र में भी बेचते थे, यूरोप में भी बेचते थे और अफ्रीका में भी बेचते थे। तो इस तरीके से इनका पूरा काम, व्यापार और रोजगार चलता था अरबों का। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सूखा क्षेत्र है और ये हरियाली समृद्ध क्षेत्र है, सोने की चिड़िया वाला क्षेत्र है। अरब व्यापार के लिए आ रहे हैं, कई कई महीनों यहां पे रुक रहे हैं, तो वो भारत की समृद्धि देख रहे हैं, भारत की हरियाली देख रहे हैं, भारत का पौष्टिक खाना पीना देख रहे हैं, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति देख रहे हैं, भारत में कितना आसान है रहना, कितना आसानी से यहाँ के लोग अपने आप में बाहर के लोगों को घुला मिला लेते हैं। ये सब चीज जब अरबों ने देखी तो उनके मन में भारत में बसने की आकांक्षा पैदा हुई, भारत को लूटने की आकांक्षा पैदा हुई, भारत को विजय करने की आकांक्षा पैदा हुई। हालांकि प्रारंभिक अरब जो आक्रमण हुए थे
वो सिर्फ भारत की समृद्धि के हिसाब से, लूटपाट के हिसाब से हुए थे, ना कि भारत पर विजय करने के हिसाब से। तो प्रारंभिक अरब आक्रमण जितने भी हुए, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी तक, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी तक, जितना मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी 1000 और 1175 और 78 और 1191-92 में मोहम्मद गौरी, इनके सारे आक्रमण जो है भारत में सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से हैं, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से नहीं थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो भारत, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अरबों के आक्रमण के क्या क्या कारण थे, तो आप बता सकते हैं भारत की हरियाली, भारत की समृद्धि, भारत का खान पान, भारत की संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति। गंगा जमुनी संस्कृति से तात्पर्य है हिंदू मुस्लिमों का एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना, गंगा जमुनी तहजीब। ठीक है, तो इस तरीके से अरबों का आक्रमण भारत में हुआ। अब यदि बात की जाए तो अरबों का जो भारत पे पहला आक्रमण है दोस्तों, वो 636 में ही हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी एक आक्रमण हुआ था 636-637 में। 636-637 में पहला आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण 636-637 एडी में। ठीक है, हजरत उमर इस समय खलीफा थे। बगदाद या इराक में जो खलीफा थे, पूरे इस्लामिक साम्राज्य के प्रमुख खलीफा जो थे वो हजरत उमर थे। और हजरत उमर के समय पहला अरब आक्रमण हुआ था भारत में 636-637 में। इन्होंने सपोर्ट किया होगा आक्रमण को। खलीफा भी अब एक राजनीतिक और धार्मिक पद है बड़ा, और ये अपना साम्राज्य विस्तार या अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते हैं। साम्राज्य विस्तार तो बात की बात होगी, अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते हैं। तो हजरत उमर के समय भारत में लूट के समय पहला आक्रमण हो चुका है 636 में, भारत में लूट के लिए। लेकिन इनको खदेड़ दिया गया। भारतीय राजा इतने प्रबल थे, इतने अच्छे थे, ये असंगठित थे। तो भारतीय राजाओं ने, जो गुर्जर प्रतिहार राजपूत थे पश्चिम उत्तर प्रांत की तरफ, उन्होंने हरा दिया। और ये बार बार खदेड़े जा रहे, बार बार असफल होते रहे। फिर भी ये छोटे छोटे क्षेत्रों पर, छोटे छोटे क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे देवल हुआ, खाड़ी क्षेत्र हुआ, बलूचिस्तान क्षेत्र हुआ, इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर ये लगातार असफल आक्रमण करते रहे, असफल होते रहे, लेकिन आक्रमण जारी रखा। देवल में, देवल बंदरगाह बहुत फेमस था, यहीं पे जहाज आके रुकते थे। खाड़ी और बलूचिस्तान एरिया पे ये असफल आक्रमण करते रहे अरब, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं मिला, कुछ लूटपाट खास नहीं हुई। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि बार बार की असफलता क्या दर्शाती है। बार बार की असफलता दिखाती है कि सफलता का प्रयास योजनाबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित तरीके से, प्लान्ड तरीके से करना जरूरी है। तो अब कहानी शुरू होती है अल हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है दोस्तों, तो कहानी कुछ ऐसी है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण शुरू होता है, वो अगर मैं आपको पूरा मैप बताऊं तो ये जाता है अरब और ये जाता है भारत। ठीक है, और यहीं से अरब के क्षेत्र से, मान लीजिए अगर मैं पूरा बनाता हूं तो इस तरीके से यहां से ये पूर्वी शृंग हो जाता है अफ्रीका का, और ये अफ्रीका का, इस तरीके से ये अफ्रीका हो जाता है। अफ्रीका में यहां पे दोस्तों एक देश है सोमालिया, और सोमालियाई डाकू जो है वो बहुत फेमस है। इस पूरे समुद्री क्षेत्र में सोमालियाई डाकू जो हैं बड़े प्रबल हैं। सोमालिया के डाकू आज भी फेमस हैं और ये समुद्री जहाजों को लूटने का काम करते हैं। तो हुआ यूं कहानी कि श्रीलंका से उपहारों का एक जहाज जा रहा था। पहले मैं आपको बता दूं कि इराक में यहां पे क्या कंडीशन हो रही थी, क्योंकि खलीफा जो था वो इराक के बगदाद में ही था। तो इराक में जो खलीफा हुआ करता था, उस खलीफा ने, इराक का एक प्रांतपति जो है वो अल हज्जाज था। इराक का राजा कौन था दोस्तों? अल हज्जाज। तो इराक का प्रांतपति या इराक का राजा अल हज्जाज को बनाया था किसने? खलीफा ने। ठीक है, खलीफा तो सबका प्रमुख है, तो अल हज्जाज को बनाया था। अल हज्जाज का प्रभाव इतना था कि श्रीलंका ने 8 बहुमूल्य कीमती हीरे जवाहरातों से भरे 8 जहाज श्रीलंका से कहां जा रहे थे? अल हज्जाज की तरफ जा रहे थे। श्रीलंका से भर के समुद्र के रास्ते कहां जा रहे थे? अल हज्जाज की तरफ जा रहे थे। लेकिन इन्हीं समुद्री डाकुओं ने सिंध के क्षेत्र के पास, अगर मैं भारत को यहां पे बना देता हूं आज के डेट में, जैसे ये भारत है अपना दोस्तों,
एक रफ आइडिया आपको ये होना चाहिए। भारत है और उस समय जो पाकिस्तान भारत की तरफ जुड़ा था वो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंध की तरफ जो है यहाँ पे राजा दाहिर का शासन था। यहाँ पे किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। तो अब इसी एरिया के आसपास लूट हुई है। जहाजों में लूट कहां पे हुई है? समुद्र के इस एरिया से लगे हुए, मतलब राजा दाहिर जो सिंध पे शासन कर रहा था, राजा दाहिर के एरिया से लगे समुद्र में लूट हुई थी जहाजों में। तो शक की सुई कहां जाती है? शक की सुई जाती है अल हज्जाज किस पे शक करता है? राजा दाहिर पे शक करता है। सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। और वो बोलते हैं दाहिर हमारे लूटे हुए धन को वापस करो। दाहिर बोलता है भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे एरिया में लूट हुई तो इसके लिए मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूं, यहां से डाकू आके लूट रहे हैं सब। नहीं माना। 2 बार अल हज्जाज ने दाहिर पर आक्रमण किया, दोनों बार दाहिर बचकर निकल गया। अब अल हज्जाज को गुस्सा आया, यार हम भारत की तरफ जितनी बार आक्रमण करते हैं उतनी बार ये लोग जो है हमको चकमा दे जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड तरीके से इसने क्या किया, इसका भतीजा था और दामाद था, अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, एक युवा अरब सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था, युवा अरब सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। और अल हज्जाज ने उसी के सेनापतित्व में, उसी की लीडरशिप में भारत में एक संगठित सेना भेजी और 712 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध पर आक्रमण किया, राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया। दाहिर बच निकला, सिंध विजय इन लोगों ने कर ली, लेकिन सिंध से खूब लूटपाट करके वापस आ गए। राजा दाहिर फिर भी बच निकला। अच्छा, एक नोट यहां पे याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम का एक 711 एडी में भी आक्रमण हुआ है देवल पे। 712 पे सिंध हुआ है। 712 सिंध कैसे याद रखेंगे? देखिए, सिंध जब आप लिखते हैं तो सिंध में ही 12 छुपा हुआ है। मेरे याद कराने का तरीका आप ध्यान रखिए, बहुत स्पेसिफिक रहता है। ये सिंध में 12 छुपा हुआ है। जब आप सिंध का सा लिखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन 12, तो 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ है। लेकिन इसके पहले 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम देवल पर भी आक्रमण कर चुका है। ठीक है, अब 712 में सिंध पर आक्रमण करके वहां से लूटपाट करता है। दाहिर अभी भी बच के निकल जाता है, सिंध का शासक जो है। ठीक है, इसके बाद नेउन, पाकिस्तान में हैदराबाद का जो प्रांत है, आज के पाकिस्तान में हैदराबाद प्रांत में एक जगह है नेउन, तो नेउन विजय भी करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम नेउन विजय करता है। नेउन विजय के बाद सेहवान विजय भी करता है ना। नेउन विजय के बाद कौन सी विजय करता है? सेहवान। सेहवान विजय करता है माझरा नामक एक राजा को हरा के, माझरा को हरा करके। सिंध विजय की, सिंध विजय की के बाद नेउन विजय की, आधुनिक हैदराबाद जो पाकिस्तान में वहां पे है नेउन। सेहवान विजय करी है ना। इसके बाद सीसम के जाटों को भी हराया इसने। सीसम एक प्लेस है, तो सीसम के जाटों को भी हराया मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहां तक दाहिर अभी तक बचता रहा है, दाहिर की खोज में है मोहम्मद बिन कासिम। तो फाइनली राजौरा, फाइनली जो है यहां लिख देता हूं दोस्तों में, फाइनली राजौरा, या इसी को बोलते हैं ब्राह्मणावाद, यह परीक्षा में आया है। ब्राह्मणावाद, राजौरा या ब्राह्मणावाद में जो है ये दाहिर को मार देता है। मोहम्मद बिन कासिम राजौरा या ब्राह्मणावाद में मार देता है। ठीक है, अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, राजौरा या ब्राह्मणावाद की लोकेशन कहां पे है। तो दोस्तों ये भारत है अपना, और यहां पे जो है ये कौन सा बंदरगाह है? देवल। ये कौन सा बंदरगाह है? देवल। और यहां पे राजौरा और ब्राह्मणावाद है दोस्तों। राजौरा बोल लें चाहे ब्राह्मणावाद बोल लें, तो ब्राह्मणावाद जो है वो ये है ब्राह्मणावाद दोस्तों पाकिस्तान में। तो फाइनली ब्राह्मणावाद नामक जगह पे दाहिर को जो है मोहम्मद बिन कासिम मार देता है। दाहिर के मरने के बाद उसकी पत्नी जो है वो जौहर कर लेती है, और जौहर मतलब अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर देना जीवित अवस्था में। तो फाइनली राजा दाहिर की पत्नी जो है वो जौहर कर लेती है, और इतिहास में जौहर की पहली घटना का जो उल्लेख है वो यहीं पे आता है, दाहिर की पत्नी के लिए। इतिहास में जौहर की पहली घटना का उल्लेख राजा दाहिर की पत्नी के लिए ही आता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि दाहिर की फाइनली हार या दाहिर की हत्या कहां पे हुई? ब्राह्मणावाद के युद्ध में। ब्राह्मणावाद कहां है? पाकिस्तान में है। क्लियर है? देवल कहां है? पाकिस्तान में। मैंने दोनों लोकेशन आपको बताई हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से नेउन, सेहवान, शीशम और ब्राह्मणावाद। यदि आप सिंध के साथ बात करना चाहे तो कैसे कैसे विजय का क्रम क्या रहा है? सिंध, नेउन, सेहवान, शीशम और ब्राह्मणावाद, है ना। तो ने से सीबा, नेउन, सेहवान, शीशम और ब्राह्मणावाद। ने से सीबा। कभी आपसे पूछ ले भारत में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का क्या क्रम था, तो ने से सीबा। और सिंध की विजय तो सबसे पहले थी ही, तो सिने, है ना, सिंध आप अलग से याद रखिए और ने से सीबा याद रखिए। नेसेसिटी होती है ना, तो ने से सीबा, नेउन, सेहवान, शीशम और ब्राह्मणाबाद फाइनली जहां पे दाहिर मारा गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है दाहिर का चैप्टर यहां पे समाप्त होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहें, अगर आपको लगता है कि कुछ कंटेंट आपको सही मिल रहा है तो आप जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अपन को बात करनी है कि जो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आलौर की विजय करता है, और आलौर की विजय करने के साथ साथ वो लोगों को इस्लाम स्वीकार कराता जाता है। जो लोग गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम लोगों से वो जजिया लेता है, जजिया नामक कर लेता है। गैर मुस्लिमों से वो क्या लेता है? जजिया नामक कर लेता है। तो जो लोग जजिया नामक कर देने की अवस्था में नहीं होते या पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, तो वो इस कर को देने से बचने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर जाते हैं, अर्थात मुस्लिम बन जाते हैं। तो इस्लाम स्वीकारते जाते हैं, है ना। और ये जो जजिया कर लेता है ये 12 के मल्टीपल्स में लेता है। 12, 24, 48 दिरहम। मुद्रा क्या रहती है? दिरहम। ध्यान दीजिएगा, पूछी जा सकती है। तो जो जजिया कर ये प्लांट करता है, लोगों पे लेता है, वो 12 के गुणज में लेता है, 12 के मल्टीपल्स में लेता है। 12, 24, 48, 12 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 12 की टेबल पढ़ते जाइए। सो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस जजिया कर से 4 लोगों को उसने मुक्त कर रखा था: ब्राह्मण, अपंग, बच्चे और स्त्रियां। ब्राह्मण, अपंग, बच्चे और स्त्रियां, ये 4 लोगों को जो है इन्होंने जजिया कर से मुक्त कर रखा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में उपस्थित जो राजपूत और ये सारे लोग यहाँ पे चालुक्य, गुर्जर, राजपूत, प्रतिहार ये सब थे, ये मोहम्मद कासिम को कहीं ना कहीं रोके हुए थे। मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत के द्वारपाल किसको कहा गया है? गुर्जर राजपूतों को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विदेशी आक्रांता को सबसे पहले उन्होंने ही रोकने का प्रयास किया। सबसे पहली ढाल भारत के लिए गुर्जर प्रतिहार ही बने। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के क्या कहलाते हैं दोस्तों? द्वारपाल कहलाते हैं, ठीक है, गार्ड कहलाते हैं। अब लेकिन ये अरब जो है या मोहम्मद बिन कासिम भारत में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए इस समय पे, क्योंकि इसमें आपसी मतभेद बहुत थे, धार्मिक मतभेद बहुत थे और एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना बहुत थी, और इसलिए इनमें कोई केंद्रीय सत्ता काम नहीं करती थी। एक जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता था, दूसरा उसको अपने तरीके से टांग खींच के नीचे गिरा देता था। तो कहीं ना कहीं अरबों को यहां पे ये 712 में जो क्रम चला ये बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया और फिर सीधे 1000 पे महमूद गजनबी तक पहुंचाइए। बीच में फिर राजपूत बहुत प्रभावी हो गए भारत में, 800 से लेके 1100 तक बहुत प्रभावी हो गए राजपूत, ठीक है। चंदेलास वगैरह उसी समय पढ़ते हैं अपन, परमार उसी समय पढ़ते हैं, है ना। तो ये बात थी। अब दोस्तों आगे की कहानी क्या बनती है? आगे की कहानी यह बनती है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम बढ़िया भारत में आगे बढ़ रहा था, तो अब जो खलीफा बैठ गया वो खलीफा बैठ गया सुलेमान। पुराना खलीफा मर गए, अब खलीफा बैठ गया सुलेमान। और ये सुलेमान जो है ये अल हज्जाज, और अल हज्जाज को संरक्षण देने वाला तत्कालीन जो खलीफा था, उस खलीफा और अल हज्जाज के कामों पे इसने रोक लगा दी। नए खलीफा सुलेमान ने सारे कामों पे रोक लगा दी और मोहम्मद बिन कासिम को एक षड्यंत्र के थ्रू इसने मरवा दिया,
ठीक है, तो है ना, यही तो मैं बोल रहा हूं कि ईर्ष्या की भावना है। तो मोहम्मद बिन कासिम बढ़िया कर रहा था, भारत में आगे बढ़ रहा था, लूटपाट बढ़िया चल रही थी, लेकिन सुलेमान ने सारे कामों पे रोक लगा ली। अपने यहाँ भारत में यही तो होता है, एक पार्टी 5 साल तक योजना बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करने पे होती ही है, अगले 5 साल के लिए दूसरी पार्टी आती है तो उसके सारे कामों को जीरो कर देती है और एक नए सिरे से फिर प्लानिंग शुरू होती है। जहां हम खड़े हैं सैकड़ों सालों से, वहीं आज भी खड़े हैं, बस यही काम यहां पे भी चल रहा था। तो अब 2 फैक्ट दोस्तों यहां पे हैं। एक फैक्ट ये है कि 1216 में चचनामा नामक एक किताब है, अली अहमद ने लिखी है। अली अहमद ने चचनामा नामक किताब लिखी है फारसी में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी है अली अहमद ने। तो इसमें सिंध विजय का, भारत पर अरबों की सिंध विजय का पहला वर्णन कहां मिलता है? 1216 में लिखी चचनामा नामक पुस्तक में। और चचनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? अली अहमद ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। हालांकि 9वीं शताब्दी में बिलांदूरी एक लेखक है 9वीं शताब्दी में। बिलांदूरी ने एक किताब लिखी है, किताब फुतूल अल बलदान। किताब फुतूल अल बलदान। इस किताब में भी उन्होंने अरबों की सिंध विजय का वर्णन किया है, लेकिन परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। अगर आप बड़ी परीक्षा में आईएएस लेवल या यूपी पीसीएस लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1216 चचनामा अली अहमद के पहले 9वीं शताब्दी में भी भारत पर अरबों की सिंध विजय का वर्णन बिलांदूरी नामक लेखक ने किताब फुतूल अल बलदान में किया है दोस्तों। ठीक है, अब एक लास्ट चीज ये एक और है इसमें कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, भारत की गणित, कला, रसायन, संस्कृत, भौतिकी, नृत्य, संगीत इतने फेमस थे, भारत की कला और संस्कृति इतनी ज्यादा नर्चर थी, इतनी ज्यादा पुष्ट थी, इतनी ज्यादा हेल्दी थी कि इन्होंने बहुत सारी किताबों का, खास तौर पे ब्रह्मगुप्त ने 2 किताबें लिखी थी, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत गणित की पुस्तक है। तो इन 2 किताबों का ये अनुवाद कराया अरबी भाषा में और ये अरब में भयंकर फेमस किताबें हो गई। अरब जब ये अनुवाद करा के फारसी भाषा में ये इन बुक्स को ले गया मोहम्मद बिन कासिम, तो ये अरब में बहुत फेमस हो गई किताबें, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य। याद रखिएगा, मैं प्राचीन भारत में आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य किसने लिखी है? ब्रह्मगुप्त नामक जो लेखक हैं उनने लिखी है, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कई सारी भारतीय पुस्तकों का अनुवाद कराया, रसायन, गणित, संस्कृति, कला से रिलेटेड बुक्स। ठीक है, और जाते समय इनको अपने साथ ले गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी गई चचनामा में वर्णन मिलता है, बिलांदूरी की किताब फुतूल अल बलदान में वर्णन मिलता है। सो इस तरीके से सारा डेटा आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत जरूरी था वही बताया है मैंने। किताबों में बहुत सारा भी दिया है, किसी किताब में बिल्कुल दिया है, तो अपन को मध्यम पद अपनाना है, मध्यम पाथ पे जाना है। ठीक है, तो अपने लगभग आईएएस तक के हिसाब से कंटेंट ये पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं जरूर से कमेंट दें, और कल बात अपन करते हैं महमूद गजनबी की। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।